हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। कैब के बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल बी चैप्टर 18 दैट इज बासिल 3 फ्रेमवर्क ऑन लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स। इस पर इस चैप्टर पर हम डिस्कशन की शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो के साथ। तो दिस चैप्टर इज ऑन द बासिल 3 फ्रेमवर्क। ठीक है, तो बासिल फ्रेमवर्क से रिलेटेड हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। वी हैव अ फेयर आइडिया कि देयर वर 3 बासिल फ्रेमवर्क। ठीक है, बासिल फ्रेमवर्क है क्या? हमारा जो इंटरनेशनल एक ग्रुप बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इसके द्वारा बनाया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स दिए हैं सो दैट बैंक्स डू नॉट बैंक जो है बैंक रन वगैरह होगा या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मनी की रिक्वायरमेंट है, जो पैसा वो सेव कर रहे हैं यानी कि रिजर्व या फिर इस तरीके से कैपिटल जो मेंटेन कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ एनी कैजुअलिटी या इश्यू जो बैंक से रिलेटेड हो रहा है, उससे रिलेटेड रूल्स एंड नॉर्म सेट करने के लिए। तो बासिल 1, 2 एंड 3 इसके डिफरेंसेस एंड क्या क्या ये चीज़ें हैं, ये सब हम पहले के चैप्टर नंबर 13 में पढ़ चुके हैं। राइट, सो वी विल बी डिस्कसिंग बासिल 3 में कुछ ऐसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया था विच आर इंट्रोड्यूस इन द सेंस बेटर बनाया गया था लिक्विडिटी स्टैंडर्ड से रिलेटेड। ठीक है, और भी ज़्यादा ध्यान देते हुए कि बैंक के पास ऐसे एसेट्स हो जो कि उसका पोर्टफोलियो को लिक्विड बना रहे हैं, ऐसी चीज। यानी कि उसके लेट्स से एक पर्सन है, इसको अगर किसी तरीके का भी अर्जेंट खर्चा करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो कई बार मोस्टली होता है कि दिस पर्सन हैज़ टू आस्क टू समबडी एल्स और वहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, काफ़ी लॉस वगैरह होकर ये किया जाता है। बट अगर इसके पास पहले से ही थोड़ा पैसा स्टोर करके रखा हुआ है प्रिकॉशनरी मोटिव से रिलेटेड, तो वो पैसा वो यूज़ कर सकता है इन दिस इमरजेंसी सिचुएशन, इजंट इट? सो इसी तरीके से ये लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हुए इमरजेंसी सिचुएशंस में हम किस तरीके से कोप अप करेंगे और क्या ये लिक्विडिटी स्टैंडर्ड से कितना कितना जो है पैसा मेंटेन करना पड़ता है, ये सब हम फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बासिल 3 को जो लाया गया था, इसके रूल्स एंड नॉर्म्स लाए गए थे, इससे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। वी विल देन टॉक अबाउट द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, बेसिकली थोड़ा डीप जाएंगे और फिर हम इन स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो बासिल 3 का जो बैकग्राउंड है उसको हम जो लिक्विडिटी रिलेटेड चीज़ें हैं उसके पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आया था और इसके आसपास बासिल 3 लाया गया था। 14 सितंबर को ये एक जो है इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अपनी टिप्पणी वगैरह देते हैं एंड इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट। तो पॉल क्रगमन नाम के ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा था इज द यूएस फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स टुडे। यूएस फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा कि 14 सितंबर को इन्होंने कहा था, या फिर मे बी इन अ फ्यू डेज। और फिर 15 सितंबर को ये देखा गया कि एक्चुअली लेमन ब्रदर्स नाम के ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली फर्म है विच वाज इन यूएस, दे कंप्लीटली डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स बैंकरप्ट। ठीक है, उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट यानी कि कुछ भी पैसे बचे नहीं हैं किसी को भी रीपेमेंट करने के लिए, इस तरीके से इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। बैंकरप्सी का मीनिंग हम जानते हैं। तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस और ये जो है बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक फर्म थी और इससे कई सारे सॉरी जो फर्म्स एंड डिफरेंट बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए थे। तो अगर ये फेल होता है तो उन सभी को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है एंड एक्चुअली लिटरली मैनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फेल्ड एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये एक इश्यू हुआ बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास प्रॉपर कैपिटल मेंटेनेंस नहीं था और जो भी बासिल 2 के रूल्स एंड नॉर्म्स थे उनको सही तरीके से नहीं फॉलो कर रहे थे और ये एक्चुअली मेंटेन जितना कैपिटल करना चाहिए उतना नहीं कर रहे थे। राइट, तो दिस वाज द मेन थिंग। तो इससे रिलेटेड क्या चेंजेस लाए गए, क्या कैसे ये बासिल 2 को जो है काउंटर एक्ट या फिर इस के नॉर्म्स नहीं फॉलो करते हुए भी कैसे ये बिजनेस में थे और क्या लूप होल्स थे बासिल 2 के, इससे हमें पता चलता है कि कुछ लूप होल्स तो होंगे, तो उनको प्लग इन करने की ज़रूरत थी। तो इश्यूज क्या थे सबसे पहले देख लेते हैं। 2004 में ये बासिल 2 फॉर्मलाइज होकर इम्प्लीमेंट करने के लिए ओपन हुआ था, सारे कंट्रीज फिर वहाँ से इम्प्लीमेंट करने लगे। यहाँ पर एक इश्यू बड़ा देखा जा रहा था कि एक्सेसिव डिस्क्रिशन दिया जा रहा था रिस्क वेट्स को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है,
तो मेनली क्या यहाँ पर होता है कि आपके बहुत सारे एसेट्स हैं। बैंक की अगर मैं बात करूँ, एसेट्स हैं। एसेट्स आर व्हाट? लोन्स एंड एडवांसेस जो उन्होंने दे रखा है, और इन लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए। लेट्स से ये 4 एसेट्स में से 2 एसेट्स इनको लगता है कि इनका रिटर्न, इनका जो भी प्रॉफिट एज वेल एज जो भी रिटर्न मनी आना है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट्स, इनका प्रोबेबिलिटी कि ये सही टाइम पे सही तरीके से वापस आएंगे वो ओनली 90% है। ठीक है। अब नेक्स्ट लेट्स से 1 2 3 4, तो 1 एंड 2 का ये है। 3 का क्या है? ये इन्हें पता चल रहा है कि ये 80% चांसेस है कि चीज़ ये जो है डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। एंड 4 का है कि 10% चांसेस है कि ये डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, यानी कि 90% चांसेस है कि ये डिफ़ॉल्ट होगा। तो यहाँ पर ये सारे जो है रिस्क वेट्स हो जाते हैं। ठीक है, कितना जो है एनपीए होने के चांसेस है वो चीज़। तो ये रिस्क वेट्स कैलकुलेट करने से रिलेटेड एक साइंटिफिक एंड प्रॉपर मेथड यूज होना चाहिए। बट बैंक्स ये रिस्क वेट कैलकुलेट करते हुए अपने खुद के आर्बिट्ररी वैल्यूज यहाँ पर लगाकर मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि रिस्क वेट का मेन यूज़ क्या है? ठीक है, लेट्स से रिस्क वेट और ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चल रहा है कि एटलीस्ट 100 रुपीज़ का हमारा जो है एनपीए बन सकता है। इसके सामने कुछ परसेंटेज, मोस्टली 9%, जितना भी आपका रिस्क वेट एसेट लग रहा है उसके सामने 9% आपको कैपिटल मेंटेन करना है ताकि उस चीज़ को कवर किया जा सके, यानी कि एटलीस्ट 9 रुपीज़ यू हैव टू मेंटेन। इस तरीके से बासिल 2 में कहा गया था। बट ये वाला जो कैलकुलेशन है 100 वाला, ये ही सही से नहीं करते थे, ये सिर्फ 50 कर दे रहे हैं। तो 50 का 9% होगा 4.5 रुपीज़, खाली मेंटेन करो। तो एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन है या नहीं? यहाँ पर नहीं है, तो क्या होगा? फेलियर तो होगा। तो इस चीज़ में डिस्क्रिप्शन जो बैंक्स को दी गई है उसे रिड्यूस करने की ज़रूरत है। कैलकुलेट रिस्क वेट एसेट्स एंड उसके सामने कैपिटल, तो दे यूज टू कैलकुलेट वेरी लो रिस्क वेट एसेट्स। ठीक है। अब इस चीज़ को किस तरीके से प्लग करने की कोशिश की गई एंड उसी से हमारा जो है लिक्विडिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स क्या क्या लाए गए बासल 3 में, ये हम इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं फटाफट से एंड देन वी विल डिस्कस डीपली। बीसीबीएस हमारा जो कमिटी था, बासल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, तो इसके द्वारा बासल 3 2010 में लाया गया था। तो आप देख सकते हो इसके आसपास लाया गया है। 4 लूप होल्स मेनली थे सेकेंड बासल में। तो फर्स्ट वन इज हायर, जो यहाँ पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत ही कम, एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन करने से रिलेटेड जो काम किया जा रहा था वो कम था, और ये चीज़ जो है इसे बढ़ाया गया एंड इवन इसे स्ट्रिक्ट बना दिया गया। अगर आप इतना कैपिटल मेंटेन नहीं कर रहे हो तो यू विल बी हैविंग सर्टेन थिंग्स फॉलोइंग। ठीक है, कुछ आप पे पीनल एक्शंस लिए जाएंगे। अगर बैंक्स से रिलेटेड था, मैंने आपको बताया था ना कि 9% ऑफ सीआरए, तो एक्चुअली टोटल अगर हम देखें तो 11.5% ऑफ द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स का पूरा रेशियो था। तो ये 11.5% अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो इन डिफरेंट फॉर्म्स, देन डेफिनेटली इससे कम, जैसे ही आपका लेट से 11% हुआ, तो आप पे कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स जो है अप्लाई होने लगेंगे विच विल बी पीनल। तो देख लेते हैं। 11.5% ब्रीच होते ही आपको डिविडेंड्स, बैंक जो है अपने डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड डिविडेंड्स दे रहा है अपने कस्टमर्स को, तो वो डिविडेंड्स देना बंद करना होगा। पहले ये वाला जो पैसा है इसको प्लग इन करना होगा, ये पैसे जो है रेनफोर्स करके 11.5% से ज़्यादा ये मेंटेन करना होगा। अब अगर ये 11.5% चलो ब्रीच हो गया, डिविडेंड्स भी नहीं दे रहे और ये सब, अब ये 9% से भी नीचे चला जा रहा है, 9% से भी नीचे चला जा रहा है, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई बहुत ज़्यादा रेगुलेट करती है इन बैंक्स को और फिर डिसाइड करती है कि बैंक्स को किस तरीके से वापस से ट्रैक पे लाया जाए। ठीक है, तो वो उसके जो नॉर्म्स है वो सब अप्लाई किए जाएंगे। एक एग्जांपल इसका है नैरो बैंकिंग, यानी कि बैंक कह देगा कि भाई अब आप जो है इस तरीके से कैपिटल मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो बैंकिंग अपने प्रॉफिट कमाना और लोन देना वगैरह कम करो, तो दैट इज़ नैरो बैंकिंग। या फिर रिस्की चीज़ों में आप अपने पैसे नहीं लगाओगे, रिस्की कस्टमर्स को नहीं दोगे, इस तरीके से, तो दैट इज़ नैरो बैंकिंग दैट दे हैव टू फॉलो। सेकेंड थिंग इज डिस्क्रिप्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क वेटेड एसेट्स जो हैं उनसे रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर आप उससे कम जा रहे हो तो ऑब्वियसली पीनल चार्जेस लगेंगे।
अब डिस्क्रिशन यहाँ पर हमने कहा दैट इज द बिगेस्ट इश्यू, तो डिस्क्रिशन को कम किया गया यहाँ पर, ठीक है। एडवांस तो डिफरेंट रिस्क मॉडल्स हैं सो एज टू कैलकुलेट द रिस्क। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक इन क्रेडिट रिस्क कैलकुलेशन हम देख चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर 15 में कि एडवांस रिस्क मॉडल है, और एडवांस रिस्क मॉडल को फॉलो करने के लिए बैंक्स हैव टू हैव सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, है ना। तो वो रिक्वायरमेंट्स अगर नहीं है तो बैंक को इसके लिए बहुत एक्सेसिव हार्डवर्क करना पड़ता है। तो जैसे हमने देखा 8/7 लॉस पूरा मेंटेन करना, ये सब ठीक है, पहले हम देख चुके हैं क्रेडिट रिस्क रिलेटेड। तो इट इज़ रियली डिफिकल्ट फॉर द बैंक, तो ये चीज़ नहीं फॉलो करनी है आपको। एंड मिनिमम फ्लोर वैल्यूज होने चाहिए, ठीक है। रिस्क वेट एसेट्स अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो कुछ इससे नीचे तो नहीं गिरना चाहिए आपका रिस्क वेटेड एसेट बेस्ड अपॉन वॉट एवर रिस्क वेट्स यू हैव, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा कुछ गाइडेंस दे दिया गया एंड उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड नॉर्म्स लाए गए। एंड द थर्ड थिंग इज लिवरेज रेशियो यहाँ पर रखा गया। यानी लिवरेज का मतलब क्या होता है, आप एक लोन लो और फिर सामने लोन दो, ठीक है। ये लोन पे आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, यहाँ पे 11%, तो आपका लिवरेज यहाँ पे ओनली 1%, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं इस तरीके से डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट करके लिवरेज कितना कितना है, कितना लोन लेके कितना आगे लोन दिया जा रहा है और क्या प्रॉफिट कमाया जा रहा है, इस चीज़ को देखा गया। लिवरेज को कम रखना है, ठीक है। ये लोन्स जो आप ले रहे हो ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा लोन्स ले लेके ये एक बिजनेस किए जा रहे हैं, तो दैट वोंट रिजल्ट रियली वेल, ठीक है। लिवरेज बिल्डअप जो बैंक्स में है उसे कंस्ट्रेन करने की कोशिश की गई थी, और ये हम कह सकते हैं एक तरीके का नॉन रिस्क वेटेड एक प्रोविजन है। ये सारे रिस्क वेटेड प्रोविजन है मोस्टली हमारे बासिल 2 में, यानी कि रिस्क से रिलेटेड, रिस्क को कैलकुलेट करो, रिस्क वेटेड एसेट्स को कैलकुलेट करो एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल एंड ऑल। तो यहाँ पर रिस्क इस तरह की कैलकुलेशन नहीं करते हुए इन जनरल आपको कहा जा रहा है कि आपको लिवरेज जो है कम रखना होगा, ठीक है। तो ये रिस्क बेस्ड जो रिक्वायरमेंट्स है उनको रेनफोर्स कर रहा है। ये वाले जो रिक्वायरमेंट्स है कि आपको एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन करना है, रिस्क वेट्स जो है वो ध्यान से कैलकुलेट करने, इन चीज़ों को ये एक तरीके से रीइंफोर्स कर रहा है। इन चीज़ों का जो भी एफर्ट है और ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस चीज़ को और भी ज़्यादा ये हाईलाइट कर रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियोज को इंट्रोड्यूस किया गया लिटरली, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको इतना इतना जो है लिक्विड अपने पास कैश या फिर लिक्विड फॉर्म्स ऑफ मनी रखना होगा, ये चीज़ कहा जा रहा है। देन लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको रखना होगा, शॉर्ट टर्म के लिए जो रखना होगा दैट इज कॉल्ड द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, लॉन्ग टर्म के लिए नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ठीक है। तो ये सब हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो हाई क्वालिटी शॉर्ट टर्म 30 डेज से रिलेटेड। 30 डेज अगर आपका कोई स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, यानी कि 30 डेज का बैंक रन हुआ लेट से और सारे लोग अपने डिपॉजिट्स मांगने आ गए, तो ऐसे में विल यू बी एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन फॉर 30 डेज। इससे रिलेटेड 30 डेज का मिनिमम टाइम रखकर, क्योंकि ये 30 डेज तक चलता नहीं है जनरली, ये कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। 30 डेज का मिनिमम टाइम पीरियड रखकर विल यू बी एबल टू हैंडल दिस थिंग, ठीक है। तो 30 डेज का मिनिमम कैपिटल आपके पास मेंटेन होना चाहिए, वो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के थ्रू। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो इज मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पैसे आपके पास होने चाहिए, इस चीज़ को इंश्योर करता है, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू चेंजेस एंड लूप होल्स प्लगइन जो किया गया है। अब ये एलसीआर वाला जो हमने देखा, इसका क्या स्कोप है। इंडियन बैंक्स अगर हैं तो डोमेस्टिक इंटरनेशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड सारे, नॉट जस्ट डोमेस्टिक एक्टिविटीज से रिलेटेड आपको जो है ये लिक्विडिटी मेंटेन करना होगा। ये लिक्विडिटी आपको इंटरनेशनल एक्टिविटीज, डोमेस्टिक एक्टिविटीज सभी को ध्यान में रखते हुए एक होल बैंक लेवल पर आपको इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा, और साथ के साथ एक कंसोलिडेटेड लेवल पर इसे जो है मेंटेन करना होगा। कंसोलिडेटेड यानी कि बैंक अब सिर्फ अपने लिए नहीं, सब्सिडियरीज को भी ध्यान में रख के ये करेगा, ठीक है। क्या क्या लेवल्स है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल के लिए मेंटेन करना है जो भी ये लिक्विड मनी है, एज वेल एज बैंक और अपने सब्सिडियरीज से रिलेटेड भी इसको मेंटेन करेगा। फॉरेन बैंक से रिलेटेड क्या ये नॉर्म्स है, फॉरेन बैंक स्टैंड अलोन बेसिस पर इसे मेंटेन करेंगे, ऐसा नहीं कि फॉरेन बैंक सारे एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो तो रिलेवेंट ही नहीं है। इंडियन ऑपरेशन जो भी वो कर रहे हैं उससे रिलेटेड वो मेंटेन करेंगे, ऑब्वियसली रिफरिंग टू इंडिया ओनली वी आर टॉकिंग दिस। देन द सेकंड पार्ट इज बासिल 3 के जो स्टैंडर्ड्स है उनके डिस्कशन की शुरुआत कर रहे हैं। द फर्स्ट इज द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। शॉर्ट टर्म के लिए आपको थोड़ा मनी रखना है, यानी कि स्टॉक ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स के डिफरेंट काइंड से जो हम आगे देखेंगे। तो ये लिक्विड एसेट्स का मतलब ये है, लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पर्सन है, इसको जो है एक इमरजेंसी आ गई,
तो इसके पास बहुत सारे एफडीज हैं, बहुत सारे आरडीज हैं, बहुत बट ये एफडीज जो है लॉक इन पीरियड है, ईएलएसएस लगाया हुआ है 3 years लॉक इन पीरियड, और ये आरडीज वगैरह भी जो है लॉक्ड है। तो इस तरीके से पैसा इसने रखा हुआ है, और कुछ पैसा किसी को दिया हुआ है जो कि रिटर्न आएगा विद इन 2-3 months। तो राइट नाउ ही नीड्स मनी। तो आर दीज, ये सारे तो एसेट्स ही है इसके, लेकिन क्या ये इमीडिएटली इसे लिक्विड तरीके से यूज कर सकता है? नो। तो ही हैज टू मेंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश विथ हिम। गोल्ड रखना होगा, या फिर ऐसा कुछ जो वो फटाक से ब्रेक करके इमीडिएटली कर सके, क्रेडिट कार्ड समथिंग। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर द हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स फॉर एन इंडिविजुअल। अब ये जो बैंक्स के लिए है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनरली कैश होता है बैंक्स के पास, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। ओवर नेट कैश आउटफ्लोज ओवर द नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज। ठीक है, नेक्स्ट 30 डेज के लिए जो भी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 10 लाख रुपए जो है हमारा कैश आउटफ्लो होगा, उसके लिए हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी है या नहीं। ये जो रेशियो है ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 100%, यानी कि 10 lakhs अगर ये एंटिसिपेट किया गया है तो एटलीस्ट 10 lakhs तो आपके पास ये वाला जो लिक्विड एसेट, लिक्विड हाई क्वालिटी लिक्विड फॉर्म में ये एसेट्स मेंटेन होने चाहिए। एटलीस्ट 10 लाख, दैट इज 100% होगा। 10 लाख से ज़्यादा होगा तो मोर देन 100%। तो इस तरीके से तो ट्रांजिशन ये जो 100% है वहाँ तक आने के लिए 2015 में शुरू किया गया। 60% आरबीआई ने कहा, 70% 16 तक, ऐसे ऐसे बढ़ाते हुए 2019 तक 100% अचीव कर लेना, बट ये हुआ नहीं। 2021 से जो है 100% वाला कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एंड कोविड के टाइम पे ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी पीछे हो गई थी, तो कोविड के टाइम पे ये चीज़ किया गया। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है? मिनिमम एलसीआर बैंक्स को 100% मेंटेन करना है, और अगर एचक्यूएलए से कुछ पैसा वो यूटिलाइज कर रही है, या उसके सर्कमस्टांसेस क्या है जब यूटिलाइज किए जा सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। बट अगर ये यूटिलाइज किया जा रहा है तो रिपोर्ट करना है आरबीआई के डिपार्टमेंट्स को, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन को, दोनों को इन्फॉर्म करके आप ये एचक्यूएलए जो भी बैंक है वो यूज कर सकता है। कौन से सिनेरियोज है? एक तो आइडियोसिंक्रेटिक हैं जो कि बैंक स्पेसिफिक सिनेरियोज है, और मार्केट वाइड शॉक अगर हो रहा है, ऐसे केसेस में आप ये एचक्यूएलए से पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, एचक्यूएलए इज लाइक अकाउंट या फिर एक तिजोरी है जहाँ पर आप ये कैश फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में जो एसेट्स है उनको रख रहे हो। अगर रन ऑफ हो गया, बैंक रन ऑफ हो गया, या फिर आपको लॉस हो रहा है, अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड होलसेल फंडिंग, डिफरेंट सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, लेट्स से आपने कुछ लोन्स वगैरह उठा रखे हैं या फिर किसी और तरीके से आपको जो है उस पर लॉस हो गया, तो उस केस में यू कैन एक्चुअली यूज दिस एचक्यूएलए। एडिशनल कॉन्ट्रैक्चुअल आउटफ्लोस होते हैं डिफरेंट, अगर आपका डाउनग्रेड हो गया बैंक का जो क्रेडिट रेटिंग है, तो ऐसे में कई सारे लोग आपसे बिजनेस नहीं करना चाहेंगे, तो दैट अमाउंट यू हैव टू गिव देम बैक। ठीक है, इंक्रीज इन मार्केट वोलेटिलिटीज, मार्केट प्राइसेस जो है बढ़ जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, ऐसा। अनशेड्यूल्ड ड्रॉज, अगर लेट से पीपल आ गए 5 साल की जो है एफडी है, लेकिन 2-2 साल 3-3 साल में ब्रेक करके उठा के ले जा रहे हो, तो अनशेड्यूल्ड ड्रॉज है ये। बायबैक डेट और ऑनर नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, लेट से कोई बायबैक्स हो रहे हैं, ठीक है, कोई डेट आपने किसी को लोन वगैरह दिया और फिर वो आपको वापस कर दे रही है, भाई नहीं चाहिए, इस तरीके से। या फिर नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, और कोई और ऑब्लिगेशन है आपका जहां पर लेट से गारंटी दी है आपने और वो पैसे आपको देने, तो इस तरीके से बैंक के इश्यूज होते हैं। एंड दीज आर द सिनेरियोज व्हेन दिस एचक्यूएलए कैन बी यूज्ड। देन आरबीआई की इनिशिएटिव थी ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स की, जो एमएसएफ में एडिशनल फंड्स प्रोवाइड किए गए थे। एक्चुअली एमएसएफ जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये एक तरीका है जहां पर आरबीआई एक्चुअली बैंक्स को हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग लोन्स। ठीक है, बैंक्स को हेल्प किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग लोन्स। नॉर्मली लोन्स प्रोवाइड करने पे रेपो रेट नाम का रेट होता है, लेट्स से 4%, उस पर ये पैसे दिए जाते हैं। बट लेट्स से इसकी एक लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस करने के बाद एमएसएफ पे जो कि हायर इंटरेस्ट रेट है, पीनल इंटरेस्ट रेट है, उस पर इन्हें लोन्स लेना होता है, लेट्स से 5%। ठीक है, तो ऐसे एमएसएफ जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से कहा जाता है। तो इसमें लोन का लिमिट इसमें भी है, दैट लोन का लिमिट इज अराउंड 2% ऑफ एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, बट इसे बढ़ा दिया गया था ड्यूरिंग द कोविड टाइम, और इस तरीके से ये एलसीआर और बाकी के जो नॉर्म्स है उसको फुलफिल करने के लिए हेल्प हुआ एचक्यूएलए एलसीआर रिक्वायरमेंट्स के लिए। एंड 2020 मार्च जो है वहाँ से लेके दिसंबर 2021 उस समय तक के लिए कोविड के टाइम पे रिलैक्सेशन किया गया था।
ओके, इसके अलावा एचक्यूएल एसेट्स क्या है देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहली बात तो ये है कि रेडीली सोल्ड एंड यूज्ड कोलैटरल में यूज किया जा सकता है, रेडीली सेल किया जा सकता है। लिक्विडिटी डिपेंड करता है ऑन डिफरेंट थिंग्स लाइक द अंडरलाइंग जो स्ट्रेस सिनेरियो है, ठीक है, जो भी सिनेरियो है वहां पर कितना कितना आपको पैसा, जो भी स्ट्रेस सिनेरियो है उसके हिसाब से आपका पैसा रिक्वायरमेंट होगा, है ना। वॉल्यूम कितना आपको मोनेटाइज करना है, कितना पैसा जो है वो जाना है, एंड टाइम फ्रेम क्या है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। और ये एसेट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉर एग्जांपल इनका क्रेडिट एंड मार्केट रिस्क लो होना चाहिए। लेट्स से आपके पास पैसा है बैंक के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो उसका कैश है डायरेक्टली, तो क्रेडिट रिस्क कम होगा बिकॉज दे ऑलरेडी हैव इट, किसी काउंटर पार्टी से लेना नहीं है। मार्केट रिस्क भी कम होगा बिकॉज उसकी प्राइसिंग ऑब्वियसली इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। कोई एसेट ऐसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर किसी और कॉर्पोरेट सिक्योरिटी नहीं है जिसकी प्राइसिंग ऊपर नीचे मार्केट के बेसिस पर हो रही हो, डायरेक्ट कैश है। तो दैट इज this characteristic of this particular kind of asset. Also ease and certainty valuation की कैश का वैल्यूएशन का तो पता ही है। लो कोरिलेशन रिस्की एसेट्स से रिलेटेड नहीं है एंड डेवलप्ड रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज मार्केट पे इसका लिस्टिंग है, यानी कि अगर कोई सिक्योरिटी ले भी रहा है तो ये चीज़ें जो है ध्यान में रख के लेना होगा, ठीक है, विच इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स यहाँ पर। ठीक है, सिक्योरिटी आपके पास है तो दैट इज ऑल्सो एसेट विच वी आर बाइंग इट। मार्केट रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस चीज़ों के, एक्टिव एंड साइज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ये जो सिक्योरिटी है, शेयर से बॉन्ड से कुछ खरीदा तो वो कोई और आपसे खरीद नहीं रहा है, तो लिक्विड होना चाहिए, है ना। देन मार्केट मेकर्स का इनका जो है प्रेजेंस होना चाहिए इन द मार्केट। कॉन्सेंट्रेशन, लो मार्केट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि एक ही तरह की चीज़ें नहीं लेनी है। कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली डाइवर्सिफाई करना है आपको हमेशा ये एसेट्स को। फ्लाइट टू क्वालिटी, ठीक है। टेंडेंसीज होते हैं टू मूव इनटू दीज टाइप्स ऑफ एसेट्स इन सिस्टमिक रिस्क, ठीक है। तो ये होता है कि सिस्टमिक क्राइसिस अगर हो रहा है या फिर कोई और इशू हो रहा है तो इस तरह के एसेट्स जो हैं अच्छे से आपके यूज होते हैं। तो दैट इज द थिंग। कैटेगरीज क्या है एचक्यूएलएस के, नंबर पहला जो है लेवल 1, ये डायरेक्ट कैश है मोस्टली, एंड देर इज लेवल 2A, ठीक है। तो ऐसे सिक्योरिटीज या शेयर्स बॉन्ड्स आपके पास हैं जिनका हेयर कट 15% है। हेयर कट 15% यानी कि इसका जो रेटिंग है, प्राइस है, वो घटने वाला है, ठीक है। एंड देयर इज 15% डिफरेंस इन द प्राइस लेटर ऑन होगा एटलीस्ट। 2B ऐसा है जिसका प्राइस 50% घटने वाला है इन द फ्यूचर। सो देयर इज अ हेयर कट। हेयर कट इज जनरली द प्राइस किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का जो वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड जब वो रिड्यूस होगा ऑलरेडी हेयर कट उस पर अप्लाई कर दिया जाता है ताकि उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जा सके, ठीक है। तो दिस एक्चुअली टेल्स अस अबाउट द डिक्रीजिंग लिक्विडिटी, यानी कि आप इजीली ये 50% हेयर कट जिस पे वो इजीली कोई खरीदना नहीं चाहेगा, तो इसकी लिक्विडिटी कम है, इसकी थोड़ी ज़्यादा, इसकी थोड़ी ज़्यादा, तो लिक्विडिटी इज डिक्रीजिंग लाइक दिस। एंड फर्स्ट डे ऑफ स्ट्रेस पीरियड L1 जो एसेट आपके पास है, ठीक है, वो ज़्यादा रहेगा। स्ट्रेस पीरियड के पहले दिन पर जितना भी अमाउंट ऑफ ये L1 L2 L3 है, सॉरी L1 L2 है एंड L2 बी आपके पास कितना कितना है, वो फर्स्ट डे पे कैलकुलेट किया जाता है। लेट्स से 30 डेज का स्ट्रेस पीरियड है, तो फर्स्ट डे पे कितना एसेट है, दैट इज समथिंग दैट वी आर ऑलवेज बॉदर्ड अबाउट। देन लेवल 2A और 2B जो है ये 40% या उससे कम होना चाहिए एचक्यूएल, यानी कि 60% तक आपका लेवल 1 का हाईली लिक्विड एसेट आपके पास होना चाहिए। लेवल 2 डाइवर्सिफाइड होना चाहिए टाइप ऑफ एसेट और इशूअर्स के बेसिस पर। लेवल 2B जो है 15% या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। अब बैंक्स को एक पर्टिकुलर लिक्विडिटी फैसिलिटी मिलती है फ्रॉम द गवर्नमेंट, फैसिलिटी टू अवेल लिक्विडिटी फॉर एलसीआर को फुलफिल करने के लिए लेट्स से 100 करोड़ रुपीस किसी बैंक को चाहिए, तो इसमें 90 करोड़ बैंक के पास खाली है, तो बाकी 10 करोड़ कहाँ से आएगा, तो इट कैन बोरो विद दिस फैसिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जनवरी 1 2015 से ये चलाया जा रहा है। तो एलिजिबिलिटी क्या है, आपके स्ट्रेस कंडीशंस और एचक्यूएल आपने पूरा का पूरा जो है एग्जॉस्ट कर लिया, या फिर ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है पैसों की, तो यू कैन गो फॉर दैट। 90 डेज का मैक्सिमम टेनोर है व्हेन यू हैव टू टेक दिस एंड रिटर्न इट। हेयर कट यहाँ पर एमएसएफ में जो भी हेयर कट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी सम हेयर कट होता है। हेयर कट यानी कि एमएसएफ में वट एवर लोन्स एंड ऑल लिए जा रहे हैं वो कोलेटरलाइज्ड होता है, तो उस पर आपका कोलेटरलाइज्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह देना पड़ता है एंड अदर सिक्योरिटीज। तो ये सिक्योरिटीज पर जो भी हेयर कट अप्लाई हो रहा है दैट विल बी अप्लाइड हियर ऑल्सो। फैसिलिटी इंटरेस्ट रेट कितना लिया जाएगा,
ये पैसा देने के लिए, तो रेपो रेट जितना भी है उसके ऊपर 200 बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, रेपो रेट के ऊपर यू विल बी चार्ज 200 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि रेपो रेट लेट से 4% है तो उसके ऊपर 2% और आपको जो है चार्ज किया जाएगा, तो इस तरीके से। और वी कैन डेफिनेटली से 2% एक्स्ट्रा तो 6% हो जाएगा ये। ठीक है, अप टू 90 डेज, और आरबीआई इसमें चेंजेस ला सकता है। HQLA L1 में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होंगे, और ये SLR MSF में 2% NDTL, और ये वाला जो स्कीम है इसमें 9% NDTL जो है आपको पैसा आप ले सकते हो, पैसा उठा सकते हो। ठीक है, MSF के थ्रू 2%, इससे आपका नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी 100 रुपीज़ है, तो 2 रुपीज़ तक का आप RBI से पैसा ले सकते हो अंडर MSF, और 9 रुपीज़ तक का ले सकते हो FAL LCR जो ये फैसिलिटी है। द लास्ट थिंग इज कैलकुलेशन कैसे LCR किया जाता है हम पहले देख चुके हैं। HQLA बाय कैश आउटफ्लोज 30 कैलेंडर डेज के लिए। ओके, सो लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो प्रमोट्स डैश रेजिलियंस ऑफ बैंक्स टू पोटेंशियली लिक्विड डिसरप्शंस। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेनली लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है, 30 डेज कवर करता है। ठीक है, एंड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्या है, ये हमारा नेट स्टैंडिंग नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। ठीक है, तो वो है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग अहेड, बासिल 3 हैज ट्राइड सिंसियरली टू प्लग द लूप होल्स। बासिल 2 के लूप होल्स क्या क्या आइडेंटिफाई किए गए थे एंड क्या किस तरीके से प्लग किया गया है। एक हायर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है बताई गई है, यस एब्सोल्युटली। स्टेप्स टू रिड्यूस वेरिएबिलिटी, रिस्क वेटेड एसेट्स से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन को कम करने का काम किया गया था, यस। इंट्रोडक्शन ऑफ लेवरेज रेशियो, यस, ये भी किया गया है, तो ऑल द 3 आर करेक्ट। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि बासिल 3 नॉर्म्स और इसके पीछे का बैकग्राउंड डेवलपमेंट कैसे हुआ है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियो। सो द लास्ट 2 टॉपिक्स, दैट इज लिक्विडिटी रिस्क मॉनिटरिंग टूल्स एंड नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ये 2 चीजें हमारे जो है मॉनिटरिंग टूल्स। तो पहला तो हमने देखा कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको लिक्विडिटी मेंटेन करना है, यानी कि उसके स्टैंडर्ड्स क्या है अंडर बासिल 3, तो शॉर्ट टर्म इज 30 डेज एक्चुअली मोस्टली। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन। देन लिक्विडिटी रिस्क को मॉनिटर करना भी ज़रूरी है, ये नहीं कि बस हम कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं काफ़ी हो गया। वी हैव टू ऑल्सो मॉनिटर कि कितना कितना लिक्विडिटी रिस्क जो है यहाँ पर आपका आ रहा है। ओके, तो उससे रिलेटेड टूल्स जब हम देखेंगे वी विल गेट अ मच क्लियर आइडिया। कॉन्ट्रैक्चुअल मैच्योरिटी मिसमैच, ये सबसे पहला जो है मॉनिटरिंग टूल है कि लिक्विडिटी रिस्क कितना है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर लेट्स से देयर इज अ पर्सन बैंक है, और इसको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इसने कर रखे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द लोन्स एंड जो डिपॉजिट्स हैं जिनके ऊपर रीपेमेंट एक्चुअली बैंक को करना है, यानी कि पहले पैसे देने हैं आफ्टर मैच्योरिटी। तो लेट्स से ये लोन जो है इसका पैसा आपका आ रहा है 1 ईयर के बाद, एंड एट द सेम टाइम ये डिपॉजिट पे रीपेमेंट भी 1 ईयर के बाद आपका जो है आ रहा है। तो लोन का पैसा लेट्स से 10 लाख है, एंड ये डिपॉजिट में आपको अराउंड 9 लाख देने हैं, तो यू आर डिपेंडिंग अपॉन दिस, और इन दोनों को बैंक एक्चुअली मैच कर देता है। सो दिस इज नोन एज द मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मेच्योर हुआ और यहाँ पर इसे पे कर दिया गया 1 लाख रुपीज विद द बैंक। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपीज ऑल्सो बैंक के लिए एक हम कह सकते हैं कि गड़बड़ी का ही चीज है, तो इट विल मैच इट विद समथिंग एल्स अगेन। लेट्स से अनदर डिपॉजिट 1 लाख देना है तो उसके साथ मैच कर देगा। तो ऐसे ये मैचिंग जो है बैंक की फिट बैठनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर नहीं हो रहा है तो दैट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल मैच्योरिटी मिसमैच। जो भी इनफ्लोज है आउटफ्लोज है उनका मैचिंग होना चाहिए। अगर ये मैचिंग नहीं हो रहा है, लेट्स से ये 1 लाख रुपए, आप तो सोचोगे अरे सर प्रॉफिट है यहाँ पे 1 लाख रुपए, तो वाई इज इट समथिंग ट्रबलसम टू द बैंक। तो ये प्रॉफिट जो है बैंक के लिए वो भी सही तरीके से अगर इसे इन्वेस्ट नहीं किया गया, री इन्वेस्टमेंट रिस्क रहता है इसमें। वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी पहले के चैप्टर्स में कि इसको सही तरीके से अगर इन्वेस्ट नहीं किया गया सही डायरेक्शन में सही जगह पर, तो ऑब्वियसली वहाँ लॉस हो सकता है। सही इन्वेस्टमेंट नहीं करने का मतलब है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि जो नया पहले का इन्वेस्टमेंट पर हमें थोड़ा बहुत विश्वास है, टर्म्स सारे हमने कर लिए, बट यहाँ पर जो नया इन्वेस्टमेंट होगा देयर कैन बी चांसेस कि डिफॉल्ट हो जाए, फिर जो भी हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड द री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो इस तरीके से मैच करना होता है हमेशा लाइबिलिटीज एंड एसेट्स को ऐसे। ठीक है, इसे हम मैच्योरिटी मिसमैच कहते हैं अगर ये मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, और मैच नहीं होने का कारण क्या हो सकता है, लेट्स से ये 1 ईयर का था, एंटिसिपेशन बैंक का सही था, बट ये डिपॉजिट जो है पहले ही 6 मंथ्स में तोड़ दिया गया। अब ये बैंक को ये पेमेंट 6 मंथ्स में करना होगा, ऑल्दो लेस इंटरेस्ट, बट करना तो है। ये पेमेंट आपका आ रहा है 1 ईयर में, हाउ विल बैंक डू दैट?
ठीक है, कोई एक्सेस बैंक रख नहीं रहा, तो ऐसे में इट विल बी अ वेरी बिग डिफिकल्टी एंड यहाँ पर अराइज हो जाता है लिक्विडिटी रिस्क। तो ऐसे मॉनिटरिंग कर रहा है। कंसंट्रेशन, ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, एक ही फील्ड में अगर आपने सारा कुछ, लेट्स से आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है बैंक ने, ये एक ही फील्ड में किया हुआ है, ये फील्ड अगर डूबता है ये सारी इन्वेस्टमेंट भी आपकी डूब जाती है। तो कॉन्सेंट्रेशन शुड नॉट बी देयर शुड बी डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, विड्रॉल्स अगर हो गए तो ऐसे में फील्ड डूबता है तो आगे पूरा का पूरा इशू हो जाएगा। तो इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू काउंटर पार्टी, किसी एक काउंटर पार्टी, किसी एक प्रोडक्ट या करेंसी में हमें बहुत एक्सेसिव जो है बैंक को इन्वेस्ट नहीं करना है। तो दिस थिंग बैंक हैज टू कीप इन माइंड। अवेलेबल अनएंकम्बर्ड एसेट्स कितने हैं बैंक के, यानी कि जो भी एसेट्स बैंक के पास हैं उसमें से ऐसे एसेट्स विच डो नॉट हैव एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड, दैट इज ऐसे एसेट्स जो कि किसी भी तरीके से उस पर पेमेंट या फिर किसी तरीके का कोई इशू, कोर्ट केस कुछ ना चल रहा हो, एंड इट इज़ वेरी क्लियर, ऐसे एसेट्स जो बैंक के पास है दे कैन बी यूज्ड। ठीक है, ऐसे एसेट्स को यूज़ किया जा सकता है, कई बार कोलेटरल के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बैंक रेपो ट्रांजैक्शंस के लिए कोलेटरल के फॉर्म में यूज़ करता है। ठीक है, तो ऐसे एसेट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, एंड ये एक्चुअली एक तरीके का लिक्विडिटी डिटरमाइनिंग एक हमारा जो है लिक्विडिटी डिटरमाइन करने का एक स्टैंडर्ड बन जाता है। इसके साथ साथ अगर किसी पर्टिकुलर करेंसीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देयर इज ऑलवेज अ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज क्योंकि वेरी हो सकता है बेस्ड अपॉन द इंटरनेशनल कंडीशंस। तो ये रिस्क से रिलेटेड हमें ये देखना होगा कि किसी पर्टिकुलर करेंसी में सिग्निफिकेंट हमारा जो है कंसंट्रेशन ना हो। पहली बात तो वो यहाँ पर हमने देख लिया। इसके साथ साथ पोटेंशियल करेंसी मिसमैचेस अगर हो रहे हैं, तो लेट्स से डॉलर का है तो पेमेंट आपको डॉलर पे ही करना होगा। आपने किसी से पैसे लिए हैं तो डॉलर में लिए तो पेमेंट डॉलर में ही करना होगा, तो इनको भी मैच करने की ज़रूरत होती है विथ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट करेंसीज। ठीक है, डॉलर वाले, यूरो वाले, इनको मैच करने की ज़रूरत होती है, जैसे ये वाला मैचिंग हमने किया था। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, एंड यहाँ पर अगर मिसमैच हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर की लिक्विडिटी इस पर्टिकुलर करेंसी में कम है, हमारे पास पैसे देने के लिए है नहीं। जैसा इंडिया का हाल हुआ था 1991 में, हमारे पास डॉलर्स कम पड़ गए थे एंड वी कुड नॉट पे फॉर आवर ओन बिल्स। ठीक है, मार्केट रिलेटेड मॉनिटरिंग टूल्स, वेरियस अदर एस्पेक्ट्स यहाँ पर है जहाँ पर मार्केट रिलेटेड वेरिएशंस आ जाते हैं, एंड वो एक सिग्निफिकेंट रीज़न बन जाता है लिक्विडिटी रिस्क के लिए। ठीक है, प्राइस में चेंजेस आ गए, या फिर आपके पास जो एसेट पड़ा हुआ है उसका लेट्स से बॉन्ड्स हैं आपके पास कोई कंपनी के, तो ये बॉन्ड का प्राइस बहुत ड्रॉप हो गया, या फिर यील्ड इस पे सही नहीं आ रहा, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। ठीक है, शेयर्स का भी वैल्यू बहुत गिर जाता है कई बार, तो दीज थिंग्स ऑल्सो नीड टू बी केप्ट इन माइंड। और इससे रिलेटेड एक्चुअली बैंक हैज़ टू सबमिट द रिटर्न्स कि ये चीज़ मॉनिटर कर रहा है कि नहीं, इससे रिलेटेड और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके बैंक में। ठीक है, तो ये रिटर्न्स ऐसे सबमिट करने होते हैं बासिल 3 के तहत, ये रिटर्न्स हैव टू बी सबमिटेड। ठीक है, टू द अथॉरिटी, मोस्टली आरबीआई। तो स्टेटमेंट ऑफ एलसीआर BLR 1 है, ये ये आपको याद रखना होगा BLR 1 एक्चुअली है क्या। BLR इज नथिंग बट बासिल 3 लिक्विडिटी रिटर्न। ठीक है, BLR 1 में क्या है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो रिलेटेड आप जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, और ये आपको मंथली बेसिस पे देना होता है, और विद इन 15 डेज, यानी कि जनवरी का जो है फरवरी के 15 तक आपको डेफिनेटली ये जनवरी का रिपोर्ट सबमिट कर देना है। और BLR 2 इज व्हाट, फंडिंग कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कहाँ पर है उससे रिलेटेड, मंथली बेसिस पे देना है, अगेन 15 डेज। प्लीज रिमेंबर, 1 किससे रिलेटेड है, LCR। BLR 2 इज रिलेटेड टू फंडिंग कॉन्सेंट्रेशन, BLR 3 इज रिलेटेड टू व्हाट, अवेलेबल अनइंकम्बर्ड एसेट्स। इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया है, क्वार्टरली बेसिस पे अनइंकम्बर्ड जो एसेट्स है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना है, एंड विद इन अ मंथ यू हैव टू डू दिस। ठीक है, जनवरी का अगर है तो फरवरी के एंड तक यू हैव टू सबमिट द पर्टिकुलर रिटर्न। BLR 4 इज सिग्निफिकेंट करेंसी रिलेटेड, ये चौथा वाला जो मैंने आपको बताया, मंथली विद इन अ मंथ यू हैव टू सबमिट इट, मंथली बेसिस पे देना है। एंड स्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन ऑन लिक्विडिटी, जो कि मार्केट रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पर, तो मंथली बेसिस पे 15 डेज में आपको नेक्स्ट मंथ के यू हैव टू सबमिट दिस। तो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर, एंड ये लिक्विडिटी रिस्क मॉनिटरिंग टूल्स आपको समझ में आए। अब ये टूल्स एंड लिक्विडिटी रिस्क रिलेटेड जो डिस्क्लोजर्स है, कितना कितना LCR मेंटेन किया जा रहा है, सही मेंटेन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, बैंक्स अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेंशन करेंगे इस चीज़ को। और साथ के साथ 31 मार्च 2015 के बाद के क्वार्टर से
ये जो है हर एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्चुअली मेंटेन किया जा रहा है, और ये बैंक्स को डेफिनेटली अपने इस स्टेटमेंट में बताना ही बताना है। देन द नेक्स्ट वन इज लास्ट टॉपिक, द नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि फंडिंग रिस्क लॉन्ग टर्म के लिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इश्यू होता है तो उससे रिलेटेड हमारे पास कैपिटल है या नहीं। तो दैट एप्लीकेशन ये स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 1 2021 से इस चीज़ को मेंटेन करना, एंड या दिस हैज़ बीन मेंटेन। तो यहाँ पर क्या है, कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है, कितना होना चाहिए, लेट्स से 100 रुपीज़ इज रिक्वायर्ड, तो दैट इज अ रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग। डू वी हैव 100 रुपीज़? यस। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना, 100% आ रहा है। ओके फाइन। 100 से ज़्यादा, डू वी हैव 200 रुपीज़ हमारे पास, बट मेंटेन 100 करना है, तो ये कितना परसेंटेज आ रहा है, 200%। तो इट शुड बी 100% या उससे ज़्यादा, ठीक है, लाइक वी सॉ फॉर द एलसीआर। तो सेम थिंग यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, सिमिलर थिंग आई मीन। तो ये अवेलेबल स्टेबल फंडिंग एंड रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो चीज़ भी हम अभी देखेंगे। इसके साथ साथ यू हैव टू मेंटेन सुपरवाइजरी असेसमेंट की, स्टेबल फंडिंग का असेसमेंट करने से रिलेटेड सुपरविजन, और उसका असेसमेंट सही से किया जा रहा है या नहीं, और उतना मेंटेन किया जा रहा है या नहीं जितना इस फॉर्मूला के बेसिस पर आप बता रहे हो। लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल बैंक का जो है वो भी आपको बनाना होगा, एंड ये टूल्स वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं उसमें। तो ये चीज़ें भी NSFR के साथ साथ जो है बनाते मेंटेन करते हैं। तो ये जो अवेलेबल स्टेबल फंडिंग, इसके अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ईच कैटेगरी का एक ASF फैक्टर है, यानी कि लेट्स से 100 एसेट्स आपके पास है, इसमें से 50 एसेट्स ऐसे हैं, 50 चीज़ें ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लिक्विड है, जैसा हमने लेवल्स एंड कैटेगरीज देखा था इन HQLA जो LCR में, यहाँ पर भी वैसा है, काफ़ी ज़्यादा लिक्विड है, तो इसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, और इसका जो वेटेज है वो भी ज़्यादा होगा। अब ऐसे हैं जो ज़्यादा लिक्विड नहीं है, देयर आर 50% चांसेस, 20 एसेट्स ऐसे हैं जिसका 50% चांसेस है कि ये ऐसे समय पे हेल्प करेगा, तो उसका वेटेज 50% ही होगा, इस तरीके से, ठीक है। जितना जितना उसका इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से देर इज ASF फैक्टर ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ अवेलेबल स्टेबल फंडिंग, राइट। तो ये सब कैटेगरीज के अवेलेबल स्टेबल फंडिंग उसके ASF फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सभी को इस तरीके से ऐड करने के बाद टोटल अवेलेबल स्टेबल फंडिंग को कैलकुलेट किया जाता है, एंड सेम इज द केस विद रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग ऑल्सो विच वी विल सी। तो ये कैटेगरीज कौन कौन से, ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो टोटल रेगुलेटरी कैपिटल, टायर टू इंस्ट्रूमेंट्स, मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर, इसको छोड़ के, तो यहाँ पर मेनली 1 ईयर से ज़्यादा के मेच्योरिटी वाले हैं, ठीक है, ज़्यादातर। तो अदर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स विद इफेक्टिव रेसिडुअल मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और मोर, 1 ईयर या उससे ज़्यादा के मेच्योरिटी वाले जो एसेट्स हैं, एंड दीज आर वेरी स्टेबल एंड प्रॉपर लिक्विड एसेट्स, तो इनको ASF फैक्टर 100% का दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। सॉरी, अदर लायबिलिटीज विद इफेक्टिव रेसिडुअल मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और मोर, ठीक है, ऐसे। इसके साथ साथ 1 ईयर या उससे ज़्यादा के जो हैं, इसमें हमेशा ही 100% का आपको जो है ASF एंड RSF फैक्टर होगा। RSF भी सेम है, ASF का मैं दिखा रहा हूँ, आई विल शो यू RSF ऑल्सो। देन स्टेबल नॉन मेच्योरिटी डिमांड डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉन मेच्योरिटी, कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं है, बट स्टेबल है, ये है कि इस पे विश्वास किया जा सकता है, या फिर थोड़ा बहुत जो है ये एक इक्विलिब्रियम बना रहता है। देन टर्म डिपॉजिट्स जो की मेच्योरिटी रिलेटेड हैं, और ये टर्म डिपॉजिट्स 1 ईयर से कम के डेफिनेटली इनका जो है मेच्योरिटी पीरियड है। रिटेल एंड स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स अगर इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, देन 95% का आपको यहाँ पर जो है ASF फैक्टर बन जाता है। और अगर ये सेम थिंग लेस स्टेबल है, सेम चीज़ है, रिटेल स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स, बट स्टेबिलिटी कम है, तो 90% इसमें वेटेज अटैच्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज ऐसे जिनका मोस्टली लेस देन 1 ईयर का जो है टेन्योर है, ठीक है, लेस देन 1 ईयर। तो और ये भी नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट कस्टमर्स से फंडिंग मिल रही है टू द बैंक। ऑपरेशनल डिपॉजिट्स हो गए, PSCs, मल्टीलेटरल नेशनल डेवलपमेंट बैंक्स वगैरह जो है 1 ईयर से कम के एसेट्स एक्चुअली बिल्ड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सॉरी लाइबिलिटीज बिल्ड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बैंक में, यानी कि डिपॉजिट्स रख रहे हैं। अदर फंडिंग जिसका 6 मंथ्स या लेस देन 1 ईयर जो कि इन कैटेगरीज में इंक्लूडेड नहीं है, इन सभी के लिए 50% रेशियो है।
एंड काफ़ी ऐसे हैं जो कि काफ़ी कम हम कह सकते हैं कि रिलायबल या फिर लिक्विड हैं, तो उन पर 0% का आपका जो है NSF सॉरी ASF फैक्टर जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। All other liabilities equity not included in above categories including liabilities with a stated maturity, ठीक है, विदाउट स्टेटेड मेच्योर, कोई मेच्योरिटी स्टेट नहीं किया गया है, ऐसी चीज़ है, तो उनका कोई गारंटी तो है नहीं, तो इस वजह से वी आर नॉट इंक्लूडिंग देम। एंड NSFR डेरिवेटिव लाइबिलिटीज उनका नेट, NSFR डेरिवेटिव रिलेटेड लाइबिलिटीज जो हैं उनका नेट, एंड ऐसे कुछ एसेट से जो कि ट्रेडिंग किया उसी दिन उसे पेमेंट सेटलमेंट करना है, तो ये तो एसेट एसेट सॉरी ये लाइबिलिटी तो हमारे पास है ही नहीं, ये वाला पैसा तो हमारे पास मेनली आता ही खास नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज हैव अ 0% वेटेज विद देम। सिमिलरली द सेम केसेस विद द RSF ऑल्सो, RSF कैलकुलेशन भी आप इसी तरीके से करोगे एंड द कैटेगरीज आर सेम, ठीक है, तो आप एक बार पढ़ सकते हो, सेम कैटेगरीज यहाँ पर हैं, right? So let us answer this question. Which among the following is the available stable funding factor of stable non-maturity deposits and term deposits? ठीक है, stable वाले non-maturity term deposit less than 1 year retail and small business customers जो दे रहे हैं, तो इसका कितना परसेंटेज है ASF फैक्टर? तो वी हैव सीन कि 95% है, ठीक है, तो 1 ईयर या उससे ज़्यादा 100, बट ये 95 है, तो 95% विच इज स्टेबल। अगर ये स्टेबल नहीं होता तो 90% होता, ठीक है, लेस स्टेबल ऐसे लिखा होता तो 90%, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू दिस, विच ऑफ दीज इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्चुअल मैच्योरिटी मिसमैच टूल ऑफ द लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, इट आइडेंटिफाइज गैप्स बिटवीन द कॉन्ट्रैक्चुअल इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस। कॉन्ट्रैक्चुअल मैच्योरिटी मिसमैच, तो ये फर्स्ट वाला था, हमने देखा था, आउटफ्लोस इनफ्लोस के बीच में जो मिसमैच हो रहा है, यस। These maturity gaps indicate how much liquidity a bank would potentially need to raise. Yes, obviously कितना liquidity raise करना है in these time bands if all outflows, सारे outflows जो है earliest possible date पे हो जाए, maturity date पे outflows सारे करने हैं, तो इसके लिए कितना capital चाहिए होगा, ठीक है। metric provides insight into the extent of to which bank relies on the maturity transformation, तो ये चीज़ हम देख चुके हैं, maturity transformation जो टर्म है उससे रिलेटेड डिस्कशन हम कर चुके हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्चुअल मैच्योरिटी मिसमैच टूल, ये चीज़ सही है, ठीक है, तो ऑल द 3 आर करेक्ट, 1 2 and 3, डी विल बी द राइट आंसर हियर, थैंक यू।